Hello students, welcome to Learn Easy classes. Today I am presenting second part of atoms and molecules. फर्स्ट पार्ट में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एटम की डिस्कवरी के बारे में समझा था, एटम्स के बारे में जाना था, डाल्टन्स थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी समझे थे और एटॉमिक मास निकालना भी सीखा था। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लिक द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट्स हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स और कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये सारे टॉपिक्स हम अपने इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी आपसे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम कभी भी, मोस्टली एटम एक्सेप्ट जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस को छोड़कर मोस्टली जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हम इसलिए इन्हें बोलते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फुल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे जब आगे हम थ्योरीज पढ़ाएंगे, बोहर्स थ्योरी एक्सेट्रा। तो ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी नोबल गैसेस हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, यानी कि वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। आर केमिकली अनरिएक्टिव, क्योंकि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं उस कंडीशन में ही ये रिएक्शन करते हैं, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करते। एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज ए सिंगल एटम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, जितने भी नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस का चाहे हम एटम देखें या फिर हम मॉलिक्यूल्स देखें, वो सिंगल फॉर्म में ही होगा। हीलियम का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरीके से, यानी कि ये सिंगल स्टेट में ही रहते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करते, सिंगल एटम प्रेजेंट होता है इनका। एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। एटम एक्चुअली दो तरीके से एग्जिस्ट होते हैं। एक तो अभी हमने बात करी नोबल गैसेस की, कि नोबल गैसेस एक्चुअली फ्री स्टेट में होते हैं, क्लियर हो गया। अब एटम्स दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करते हैं। दो तरीके से एटम का एग्जिस्टेंस होता है, एक तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में और दूसरा आयंस के फॉर्म में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स को, कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली है क्या। जब टू और मोर एटम्स कंबाइंड होते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स बनता है, क्योंकि सिंगल एटम कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता। ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। यहाँ पर दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है। ग्रुप इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक एटम कंबाइंड हो सकते हैं, 2 एटम भी हो सकते हैं, एंड मोर देन 2 एटम्स भी कॉम्बिनेशन इनका हो सकता है। बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव होता है, सो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप कहे जाते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यहाँ पर ये टर्म हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। सिंपली आप समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जो 2 एटम या 2 से अधिक एटम को हम मिला देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। जैसे हम बायो के केसेस में पढ़ते थे सेल, जब सेल का क्लस्टर बन जाता था, एक ग्रुप ऑफ सेल जो होता था उसे हम क्या कहते थे? टिश्यू कहते थे। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, वो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, वो क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल्स। एटम आपके 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ए मॉलिक्यूल इज द सब स्मॉलेस्ट। अब मॉलिक्यूल्स को हम और कैसे समझ सकते हैं? A molecule is the smallest particle of a substance which has a properties of that substance and can exist in the free state. Molecules free state में ही exist कर सकते हैं, और जो molecules होते हैं किसी भी substance का smallest part होता है
जो कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। कोई भी सब्सटेंस हो उसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी जो कि उसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम थी, बट एटम क्या है, एटम की अलग प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, किसी भी सब्सटेंस के एटम को, तो फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। बट अगर हम किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो उसकी केमिकल और फिजिकली प्रॉपर्टी जो होंगी वो सिमिलर होंगी सब्सटेंस से। तो इसीलिए हम कहते हैं ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यहाँ पर टर्म समझिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसमें उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। वो स्मॉलर पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल्स है किसी भी सब्सटेंस का जो कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो करता है एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है। मॉलिक्यूल्स को फिर हम दो तरीके से पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले अब डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। The molecules of elements contain two or more similar atom chemically combined together. अब यहाँ पर molecules of element और molecules of compound, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। molecules of element में क्या होता है, सिमिलर टाइप के एक ही जैसे एटम्स कंबाइंड होते हैं, क्योंकि molecules का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि एटम्स का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो दो एटम हो या दो से अधिक हो सकते हैं। बट एलिमेंट में यहाँ पर सेम एटम का कॉम्बिनेशन होगा। अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होगा। बट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड। यहाँ पर ये टर्म याद रखिएगा, सिमिलर। एलिमेंट में सिमिलर एटम कंबाइंड होते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सिमिलर एटम्स केमिकली बाउंडेड होते हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर, फास्फोरस। यहाँ पर मैंने सिंबल्स लिखे हुए मॉलिक्यूल्स के कि हाइड्रोजन का सिंबल O2 ऑक्सीजन का, Cl2 क्लोरीन का, N2 नाइट्रोजन का, O3 ओजोन का है, S8 सल्फर का और P4 आपका फॉस्फोरस का। एलिमेंट्स के सिंबल बच्चों याद करने पड़ेंगे, एलिमेंट्स के सिंबल्स याद कर लीजिए सो दैट कि आगे की केमिस्ट्री आपको फिर आसान लगने लगेगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए H2 में दो एटम इंक्लूड है। H2 का जो ये मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर दो एटम इंक्लूड है। सल्फर में 8 एटम दिख रहे हैं, ओजोन में आपको 3 एटम ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, बट ऑक्सीजन के ही एटम है क्योंकि ये एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एलिमेंट्स हैं सारे, ये कंपाउंड्स नहीं है। तो यहाँ पर सिमिलर एटम ही इन्वॉल्व है। सल्फर 8 यानी कि सल्फर के 8 एटम इंक्लूड होते हैं सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर फास्फोरस के 4 एटम कंबाइंड होते हैं केमिकली फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन में 2, क्लोरीन में 2, नाइट्रोजन में 2, एक्सेट्रा। और जो नोबल गैसेस होते हैं उसमें केवल, जो नोबल गैसेस मैंने आपको बताई थी हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसमें केवल एक ही एटम इन्वॉल्व होता है। और जो एल्कलाइन मेटल होते हैं सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, उसमें भी एक ही एटम इन्वॉल्व होता है उनके मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर देखो आप समझ सकते हो बच्चों, हाइड्रोजन H2 यानी कि दो एटम, सिमिलर एटम कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, दो सिमिलर एटम है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में भी देखिए दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। क्लोरीन में 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बनाएंगे तो सल्फर में 8 एटम इंक्लूड हो जाएंगे, फॉस्फोरस में 4 एटम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स में होते हैं। तो जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी अभी मैं आपको बताती हूँ और आगे डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी।
किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो होता है। तो किसी भी जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में। अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये, इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखिए 2 एटम दिख रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो, इसमें कितने एटम है ऑक्सीजन के 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, इसमें कितने क्लोरीन के एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन का जो एलिमेंट होगा, क्लोरीन एलिमेंट, उसके एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट हैं 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई नाइट्रोजन की 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओजोन की, तो इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम हैं 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। अब यहाँ पर सल्फर में कितने एटम प्रेजेंट हैं 8, तो सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी हो गई 8। यहाँ पर फास्फोरस के कितने एटम प्रेजेंट हैं 4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 4। तो यानी कि किसी भी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी। तो क्लियर हो गया बच्चे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब 2 एटम्स कंबाइंड होते हैं, 2 एटम या 2 से अधिक एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट का स्मॉलर पार्ट होता है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, हम 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें कि सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट में, सिमिलर एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होंगे केमिकली। तो हम ये डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बच्चों, हमने अभी बात करी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम टुगेदर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, बट इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जबकि जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के थे उसमें क्या सिमिलर एटम्स का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। बट हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको और अभी बताती हूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इट मीन्स डिफरेंसेस भी क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप कोई रेड कलर की बॉल्स हैं, तो सिर्फ एक आपने कंटेनर में सिर्फ रेड कलर की बॉल्स ली हैं, उनको कंबाइन किया है, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बट आपने एक कंटेनर में रेड, ग्रीन, ऑरेंज अलग अलग कलर की मिक्स कर दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के मैंने सिम्बल्स दिए हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर मैथेन एक्सेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके केमिकल फार्मूला आपको याद करने होंगे। मोस्टली जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं ये अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे। टेबल आपकी दी हुई है, मैं आपको टेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी। अब हम देखते हैं बच्चों केमिकल फार्मूला। हमने अभी तक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, इन दोनों के बारे में जाना। क्या बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप के एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। सपोज हाइड्रोजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, सल्फर की करूं, फॉस्फेरस की करूं, उसमें एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट हैं।
और जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स थे उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड थे, केमिकली कॉम्बिनेशन था डिफरेंट टाइप के एटम्स का। H2SO4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे हैं। दीज आर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ये केमिकल फॉर्मूले हैं किसी भी कंपाउंड्स के। बट केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली में हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में, उसके बारे में ये बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं किस एलिमेंट के। एक सिंबल होता है जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो हमें उसके मॉलिक्यूल्स का एक रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन बताता है। मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन क्या, कि कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम, अगर कंपाउंड है तो कौन कौन से एटम है, और अगर एलिमेंट है तो फिर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें। तो केमिकल फार्मूला, a chemical formula represent the composition of a molecule of the substance in terms of the symbols of element present in the molecules। जो यहाँ पर H, S, O ये सब क्या है, ये सिंबल है किसी भी एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल फॉर्मूले हैं किसी भी कंपाउंड के। केमिकल फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है। और ये केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में क्या कंपोजिशन है। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन होता है उसे हम केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या, सोडियम और क्लोरीन, यानी कि एक एटम सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में क्या, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम का एक, कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम और ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर हो गया होगा। सिंबल्स हैं यहाँ पर एलिमेंट्स के, और कितने एलिमेंट्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में और उनका सिंबल क्या है, वो होता है केमिकल फॉर्मूला। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूले में क्या, एलिमेंट्स में जो भी एटम्स का कंपोजिशन है, उसके मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल के फॉर्म में। और जो उसका लोअर फिगर, ये सब्सक्रिप्शन, ये आप सब्सक्रिप्ट देख रहे हो, लोअर जो फिगर होता है ये बताता है कि कितने एटम प्रेजेंट है। तो हम एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच द सिम्बल्स टेल अस द एलिमेंट एंड द सब्सक्रिप्ट। लोअर फिगर जो होता है ये सब्सक्रिप्ट, ये जो नीचे लिखा हुआ है लोअर में, दिस इज द सब्सक्रिप्ट और यू कैन से द लोअर फिगर। टेल अस हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट। हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट यानी कि एटोमिसिटी क्या है, एटोमिसिटी अभी हमने डिस्कस करी। तो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल का कंपोजिशन जो है वो बताता है कि उसमें सिंबल क्या, कौन कौन से एटम, एक एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला है तो फिर एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट होंगे। कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें पता चलता है। ये लोअर सब्सक्रिप्ट जो होता है या लोअर फिगर होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि कितने एटम प्रेजेंट है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो हैं वो उसकी एटोमिसिटी कितनी है, कि हर एक एटम, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, 2। बिकॉज ये लोअर सब्सक्रिप्ट जो सब्सक्रिप्ट दिख रहा है, लोअर फिगर दिख रहा है, इसमें कितने एटम, यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ पर ये 2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2। क्लोरीन, यहाँ पर ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2। क्लोरीन, ये सिंबल दिख रहा है आपको। ओजोन, यहाँ पर ये लोअर फिगर क्या है, 3। तो यानी कि यहाँ पर ओजोन की एटोमिसिटी कितनी है, 3। यानी कि जो सब्सक्रिप्ट होता है या लोअर फिगर होता है, दिस वन, ये बताता है कि कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स का केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो एक तरीके से केमिकल फॉर्मूला एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का क्या कंपोजिशन है।
और उसमें जो सबस्क्रिप्ट होता है या लोअर फिगर होता है वो हमें ये बताता है कि कितने एटम प्रेजेंट है, यानी कि एटोमिसिटी के बारे में बताता है। एलिमेंट्स का केमिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल फॉर्मूले की, कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले की। अब कंपाउंड से ही पता चल रहा है, कंपाउंड और एलिमेंट में हमने डिफरेंस समझ लिया था। तो जब कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले की बात आएगी तो हम क्या समझेंगे कि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका क्या कंपोजिशन है। अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर। 2 तरीके के एटम्स आपके हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं, 2, 3, 4 भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। तो किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का क्या कंपोजिशन है और उस पर्टिकुलर एटम के कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है, यानी कि उसकी एटोमिसिटी कितनी है, जो ये लोअर फिगर होता है ये कितना है। सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक कंपाउंड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है, यानी कि किसी भी कंपाउंड का ये केमिकल फार्मूला है। तो ये केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखकर अगर हम इस केमिकल फार्मूले को लिखते हैं, कहीं लिखा हुआ देखते हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन, इस सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये जो सबस्क्रिप्ट है लोअर फिगर ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। यहाँ पर अगर हम मेथेन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो उससे हम समझते हैं कि वो 1 है, और अदरवाइज मोर देन 1 होता है तो फिर यहाँ पर हम लोअर फिगर में उसको मेंशन कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट हैं, तो यानी कि ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मेथेन का केमिकल फॉर्मूला। और मेथेन क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड है यहाँ पर, कंपाउंड का ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है इसके पूरे कंपोजिशन के बारे में। तो चाहे हम केमिकल फॉर्मूला एलिमेंट्स का देखते हैं या फिर हम केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का देखें, उसमें उसके मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, एक फॉर्मूले से आप उसके मॉलिक्यूल के कंपोजिशन के बारे में समझ सकते हो कि किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो हमें सब कुछ मॉलिकुलर फार्मूले से पता चल जाता है, केमिकल फार्मूले से। ओके, अभी हम कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले और डिस्कस करते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे तो ये कंपाउंड्स के जो केमिकल फार्मूले हैं, दिस वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ केमिकल फार्मूले बिल्कुल आपको टिप्स पर पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन आ गई कि कोई भी रिएक्शन आगे एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ोगे, आगे बहुत सारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, केमिस्ट्री तो पूरी रिएक्शन ही है, तो जब आपको यही नहीं पता कि इस फार्मूले का सिंबल क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है इस कंपाउंड का, तो आप उसे रिएक्शन कैसे शो करोगे। तो सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए जिसमें कि आप केमिकल फार्मूले यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद सामने उसका नाम लिख लीजिए। और टेबल डेली आप देखोगे, डेली जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हो आप उस टेबल को अपने पास रखिए और 1-2 बार आप उसे देखते रहिए। धीरे धीरे ये केमिकल फार्मूले आपकी हैबिट में आ जाएंगे और आपको खट से दिमाग में आएगा, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ये है, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 है। तो ये मतलब आपको क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये फार्मूले एक्चुअली हैं क्या, उनका सिंबल फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल फार्मूले कंपाउंड्स के। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं फार्मूला कंपाउंड्स का। फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन। मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके लिखे हुए हैं, उनका कंपोजिशन और उनके नेम के साथ हम एक बार और इसे डिस्कस कर लेते हैं। C2H5OH ये है केमिकल फार्मूला एथेनॉल। एथेनॉल कंपाउंड का नाम है और उसके जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन है वो यहाँ पर इसके केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो केमिकल फार्मूला है कंपाउंड का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हो कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 तरीके के एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इसके मॉलिक्यूल में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने प्रेजेंट हैं, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और मिलाकर टोटल हाइड्रोजन हो गए 6। तो यानी कि एथेनॉल के केमिकल फार्मूले को देखकर हम इसके मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन बता पा रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका कंपोजिशन क्या है, 1 कार्बन और 4 क्लोरीन के यहाँ पर एटम प्रेजेंट हैं।
तो ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है इसके पूरे मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर दो तरीके के यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि आपको समझने हैं और पढ़ने भी पड़ेंगे। पहले तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में ये भाई केमिकल फार्मूला है क्या, केमिकल फार्मूला क्या है, ये समझ आ गया कि ये मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन बताता है। तो अब ये याद करने में भी आसानी होगी आपको। जो बहुत सारे केमिकल फार्मूले हैं, याद भी करने हैं, तो हमें जब यही नहीं पता कि एक्चुअली में केमिकल फार्मूला है क्या, तो अब क्लियर हो गया कि केमिकल फार्मूला है क्या, किसी भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल का कंपोजिशन, उसके मॉलिक्यूल्स की पूरी कहानी बता देता है कि भाई इसमें कितने एटम, कौन कौन से एटम, पूरी मतलब एक तरीके से उसको पूरी समरी बता देता है, वो होता है आपका केमिकल फार्मूला। तो क्लियर हो गया कि कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का हम केमिकल फार्मूला किस तरीके से देखते हैं, और याद भी करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पहले तो आपको एलिमेंट्स के सिंबल याद करने पड़ेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे एलिमेंट्स के सिंबल, और उसके बाद यहाँ पर केमिकल फार्मूले भी आपको याद करने होंगे। टेबल में प्रोवाइड करा दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के मास जो रिलेटिव, उसका मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव मास होता है वो होता है, और उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं? कार्बन 12 एटम के साथ। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल्स के एटम का एटॉमिक मास हम निकालते हैं। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास को, सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को उसके मॉलिक्यूल्स के मास से निकालते हैं, और उसे कंपेयर किसके साथ करते हैं? कार्बन 12 के साथ। यानी कि रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। कैसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे अब मॉलिक्यूलर मास को? हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मुझे कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो सेम ही होगा। तो हमें यहाँ पर जब एटॉमिक मास पता होगा, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिए, आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इसके मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है जिसे हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 एटम से। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। यहाँ पर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आप पार्ट 1 देखिएगा। द मॉलिक्यूलर मासेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। जितने भी एटम किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं उसके एक मॉलिक्यूल्स में। यानी कि जब हम केमिकल फार्मूला देखते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं और कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। फिर हर एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है उससे हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ बच्चे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर केमिकल फार्मूला नहीं पता होगा किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का, तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि जब आपको केमिकल फार्मूला नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि भाई कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो फिर आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाओगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको केमिकल फार्मूला पता होना ज़रूरी है। अभी आपको 9th क्लास में केमिकल फार्मूले आपको यहाँ पर कई बार मेंशन करे होते हैं और एटॉमिक मास भी दिया होता है। एटॉमिक मास को हम U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, सल्फर का है 32U,
और ऑक्सीजन का है 16U और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का। तो हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ, अब कौन कौन से एटम है हमें ये देखना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में उसका हमें ये गिवन है कि उसका एटॉमिक मास कितना है, तो 2 इजी, इसको निकालना तो बहुत आसान है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 1U, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2:1 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर कितना है? 1 और इसका एटॉमिक मास है 32, तो 32 इसको U से लिखते जाएंगे हम। और ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक मास है 16 और कितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी है? 4, तो 16:4U। ओके, 28 नहीं, 1U है, इसको यहाँ पर 14 मत समझिएगा, 2U और ये हो जाएगा 32U और ये हो जाएगा 64U और टोटल हो जाएगा हमारा 98U। हमने अलग अलग एटम्स के एटॉमिक मास यहाँ पर उनका सम कर दिया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U था, चूँकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो हमने 2:1U करा, तो 2U हो गया। अब सल्फर का 32U, क्योंकि सल्फर का एक ही एटम प्रेजेंट था और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 × 16 कर दिया, तो टोटल हमारा आ गया 98U। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा 98U। ओके, क्लियर हो गया बच्चों कि हम किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम उसके मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास आपको कई बार प्रॉब्लम में गिवन होता है, एटॉमिक मास को हम सम कर देंगे, टोटल जो मॉलिक्यूलर मास निकालना है और आपका मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकल आएगा। तो गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि इस टॉपिक के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयोनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले के बारे में और उनके मॉलिक्यूलर मासेस, आयोनिक कंपाउंड्स के जो मासेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।